तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा विज्ञान के बारे में, जिसमें हम निम्न टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर भाषा क्या होता है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, उन रूपों पर भी हम बात करेंगे कि मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, और ये तीसरा रूप जो होता है सांकेतिक भाषा, वो क्या होती है। इन तीनों रूपों को हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि बोली क्या है, ठीक है, बोली की परिभाषा, बोली के प्रमुख मतलब बोली होने के प्रमुख गुण क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके बाद व्याकरण क्या है और लिपि क्या है, ये सारा का सारा डिटेल में जो कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ यार, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है केवल जिज्ञासु विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, बाकी जो भी है एरा गैरा नत्तू कहरा वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा भाषा विज्ञान, यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला टॉपिक है भाषा, ठीक है। तो भाई लोग, भाषा जो है, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो ये है, ये जो भाषा है, ये जो मतलब यहाँ पे देखना, ये भाषा शब्द है, ये संस्कृत की भाष धातु से निकला है, ठीक है। संस्कृत की धातु रहती है भाष धातु, इससे यह भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इस भाष धातु का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोलना, बोलना या कहना। कुछ भी अपन कहते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं ना, उसी का अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। तो भाषा की एक परिभाषा ये भी है कि जो मनुष्य होता है वह अपने विचारों का विचारों का जो मनुष्य है वह अपने विचारों का जो आदान प्रदान है, आदान मतलब विचारों को लेना, आदान होगा प्रदान होगा, ठीक है। आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। तो चलिए अब भाषा की जो परिभाषा रियल में है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए भाषा के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। भाषा एक ध्वनि संकेतों की प्रणाली है जो मानव मुख से निकलती है और विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है। तो यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है। इसके शब्दों के अर्थ स्थायी होते हैं। तो भाई लोग ये बात भी दिमाग में रखना, जो भाषा है इसके जो शब्द रहते हैं उसके शब्दों के अर्थ हमेशा स्थायी रहते हैं, कभी कभी अस्थायी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। भाषा एक ऐसा प्रभावी उपकरण है जिससे व्यक्ति अपने विचार दूसरों के साथ साझा करता है। तो भाषा के द्वारा आप मान सकते हो कि जो व्यक्ति है वह अपने विचार दूसरों के साथ साझा करेगा। अब जैसे तुम हो, ठीक है, और तुम्हारी कोई महिला मित्र है, ठीक है, तो तुम्हें उसके साथ मतलब अपने विचार साझा करने हैं कि ये भाई मतलब वो 3 वर्ड होते हैं वो बोलना है, तो वो भाषा के माध्यम से ही तो करोगे। तो यही मतलब यहाँ पे बताया गया है। इसके शब्दों के अर्थ इस मतलब यहाँ ये तो मैंने बोल दिया भाई, दोबारा वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। और उनके यहाँ पे देखिए, जिससे व्यक्ति अपने विचार दूसरों के साथ साझा कर सकता है और उनके विचार समझ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भावना और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्थायी अर्थों में जो प्रयुक्त ध्वनि संकेत है उनकी व्यवस्था ही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो यदि आप ये मान लो कि भाषा की सशक्त परिभाषा क्या है, तो ये है भाषा की वन ऑफ द बेस्ट परिभाषा, ठीक है, कि भावना और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्थायी अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेत जो रहते हैं उनकी जो व्यवस्था रहती है उसी को अपन भाषा कहते हैं। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, ठीक है। और ये बात भी याद रखना है, यहाँ पे राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी राजभाषा हिंदी है, ये बात आपको दिमाग में अभी रखनी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, ये मतलब कई प्रकार की भाषाएं हैं, उनके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखना, भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित, और एक तीसरा प्रकार भी होता है जो होता है सांकेतिक, जिसमें हम भाषा को मतलब एक प्रकार से आप ये मान लो संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, मतलब विचार व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले मौखिक भाषा को समझ लेते हैं, जो कि भाषा का पहला रूप है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने विचारों, भावना और ज्ञान को बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ये मौखिक भाषा के माध्यम से ही तो मैं मतलब बातें कर रहा हूँ, जो भी मैं बड़बड़ा रहा हूँ, जो भी मैं मतलब ये मान लो कि अच्छी बातें या ख़राब बातें आपको सिखा रहा हूँ, जो भी सिखा रहा हूँ, तो वो ये मान लो कि भाई
ये मौखिक रूप से ही तो समझा रहा हूँ, मुंह से बोलना, मौख से यहाँ पे मुख, मौख से अर्थ है मुख, मुख के द्वारा व्यक्त करना, ठीक है, मतलब मुख के द्वारा विचारों को व्यक्त करना। आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति रहता है भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा लिखित भाषा के विपरीत होती है, तो ये बात भी रखना, लिखित भाषा के विपरीत कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण बातें, विशेषताएं दी गई हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो मौखिक भाषा की जो आधारभूत इकाई है वह ध्वनि होती है। मौखिक भाषा में मुखर तंत्र यानी कि जो हमारे मुंह का तंत्र है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मौखिक भाषा का इस्तेमाल दो लोगों के बीच बातचीत के दौरान किया जाता है। मौखिक भाषा का इस्तेमाल नाटक, भाषण, फिल्म, समाचार सुनना वगैरह में होता है, मतलब इन चीज़ों में होता है। बाकी आजकल रील्स चल गई है तो रील्स में भी होता है, यूट्यूब वीडियोस में भी होता है, तो इन सभी में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा विकसित करने का मतलब है सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करना। अब जैसे तुम सुनने के अपने जो सुनना मतलब तुम सुनते हो और बोलते हो, ठीक है, यदि इसके कौशल को तुम विकसित कर लेते हो तो ये मान लो कि तुमने मौखिक भाषा का कौशल है, मौखिक भाषा को विकसित कर लिया है। अब जो मौखिक भाषा होती है उसको विकसित करने के जो उसका संबंध है वह पढ़ने की समझ और लेखन से होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। मतलब 30-40 करोड़ सूरमा खत्म हो गए, उसके बाद ये बात यहाँ पे निकल के आई कि भाई जब तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है, और लिखाई करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हारी मौखिक भाषा विकसित होगी। ये बात यहाँ पे दिमाग में रखी गई है, मतलब ये यहाँ पे कही गई है। मौखिक भाषा के विकास में कहानियाँ सुनाना बहुत मददगार होता है। तो यदि तुम कहानियाँ सुनाने में एक्सपर्ट हो तो ये तुम्हारी मौखिक भाषा को मतलब मौखिक भाषा के विकास को करेगा, मतलब उसमें विकास करेगा। भाई विकास को क्या करेगा? इसके बाद है लिखित भाषा, अगला टॉपिक जो कि भाषा का ही दूसरा रूप है। तो देखिए जो लिखित भाषा होती है किसी भाषा को लिखकर पेश करना, सीधी सी बात है, लिखना, ठीक है, लिखकर पेश करना अर्थात जब किसी व्यक्ति मतलब जब कोई व्यक्ति है वह किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है या प्रकट करता है, उसे ही भाषा का लिखित रूप कहते हैं। और यहाँ पे भी देखो ये PDF है, ठीक है, यहाँ पे ये PDF है और इसको मैं लिख के आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये लिखित भाषा भी है और ये मौखिक भाषा भी है, ये दोनों भाषा है, ठीक है। और यहाँ पे देखना तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो यहाँ पे लिख के सीधी बात है कि विचारों को लिखकर व्यक्त करना होता है। लिखित भाषा में भाषिक इकाइयाँ जैसे कि शब्दांश, स्वर, रूपेम और शब्दों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले रहते हैं, मतलब करने के लिए जो दृश्य प्रतीक होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। दृश्य प्रतीक यानी कि लिपि का, क्योंकि अपन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लिपि को ही तो लिखते हैं, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, इसे ही ग्राफीम कहा जाता है। अब लिखित भाषा के कुछ मतलब बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि लिखित भाषा को ज़्यादा औपचारिक माना जाता है, क्योंकि औपचारिक का मतलब ये है कि इसको सरकारी माना जाता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान कैसा है? लिखा हुआ संविधान है, तो कभी भी तुम्हें आवेदन करना है, कुछ भी करना है तो लिखित भाषा में ही करना होगा। लिखित भाषा में अंग्रेजी भाषा के नियमों का पालन किया जाता है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। लिखित भाषा में विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, तो विराम चिन्ह जो भी रहते हैं उनका इस्तेमाल लिखित भाषा में किया जाता है। लिखित भाषा में लिखने और पढ़ने की जो कौशल रहती है उसकी ज़रूरत होती है। अब तुम्हें लिखना ही नहीं बनता और पढ़ते ही नहीं बनता, तो भाई तुम कैसे लिखित भाषा का प्रयोग कर लोगे? लिखित भाषा की कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार जो पत्र होते हैं, कहानी, जीवनी, संस्मरण, उपन्यास इत्यादि, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, अभी कर बोल रहा हूँ मैं, तो अगले टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले मैं पानी पी लेता हूँ। अरे यार इसको रोक देते हैं। तो भाई पानी पी लिया, यानी कि पानी, अम्बू, जल, नीर, ये पी लिया मैंने, वाटर भी बोलते हैं अंग्रेजी लोग। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसको ही अपन बोली कहते हैं। अनेक बोलियां हैं और उनकी समानताओं से मिलकर भाषा का निर्माण होता है। तो कई बोलियों से और उनकी समान जैसी और मतलब बोलियां रहेंगी तो उनसे ही भाषा का निर्माण होता है। बोली और भाषा के बीच एक गहरा संबंध होता है। जैसे तुम्हारे और हमारे बीच क्या है? एक गहरा संबंध है। अरे नहीं है भाई, तुम वीडियो को लाइक करते नहीं हो, ठीक है, LIKE वो करते नहीं हो, और तुम कहते हो कि तुम्हारे और हमारे बीच गहरा संबंध है। भाई कैसे है? ये तो मतलब है, तुम मतलब के लिए जुड़े हो और मतलब के लिए तुम निकल भी जाओगे, ठीक है, तो फिर मेरे को कुछ करना नहीं है।
तो बोली और भाषा के बीच एक गहरा संबंध होता है। किसी भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है वह बोली के रूप में जाना जाता है, अर्थात देश के विभिन्न हिस्सों में प्रयुक्त भाषा को बोली कहा जाता है। और जब किसी क्षेत्र की बोली को लिखित रूप में परिपक्व साहित्य विकसित हो जाता है तो उसे उस क्षेत्र की भाषा माना जाता है। जिस इलाके में व्यक्ति रहता है उस इलाके में अपनी विशिष्ट बोली होती है, मतलब उस इलाके की अपनी विशिष्ट बोली होती है। जिस भी इलाके में, जैसे मैं बुंदेलखंड में रहता हूँ तो मेरी अपनी एक बुंदेलखंडी बोली है, ठीक है। वहाँ का निवासी उसी बोली में अपनी बातें दूसरे व्यक्ति से करता है और उसी बोली में सुनता भी है। जैसे मैं सुनता हूँ अपनी, मतलब आसपास की जिससे भी बात करता हूँ तो बुंदेलखंडी में लगभग बात करता हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे शेखावटी क्षेत्र है, वहाँ पे झुंझुनू, चुरू, सीकर के लोग शेखावटी बोली बोलते हैं। इसी तरह कोटा और बूंदी के लोग हड़ौती बोली बोलते हैं। अलवर के लोग मेवाती, जयपुर के जो लोग रहते हैं वो ढूंढाड़ी, मेवाड़ के लोग मेवाती, और यहाँ पे जैसे मैं हूँ कहाँ, बुंदेलखंड का, तो मैं बुंदेलखंडी, जो बघेलखंड के होते हैं वो बघेलखंडी, ठीक है। और इसी प्रकार से मतलब बोलियाँ बोली जाती हैं, जहाँ का व्यक्ति है वैसी बोली बोलेगा जहाँ का वो है। तो बोली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए। बोली को सिर्फ बोला जाता है, इसे लिखा नहीं जाता, याद रखना। बोली की कोई लिपि और साहित्य नहीं होता है, बहुत आईएमपी बात है, बोली की लिपि और साहित्य नहीं होता है। तो यदि आ जाए बोली और भाषा में अंतर क्या है तो आप इससे समझ सकते हो क्या करना है। बोली का इस्तेमाल सिर्फ साधारण बोलचाल में किया जाता है। बोली को कभी कभी किसी खास भाषा का उपसमूह या प्रकार भी माना जाता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है और बोली जो है वह किसी प्रमुख भाषा के अधीनस्थ स्थिति वाली भाषा भी हो सकती है। बोली लोगों के पारस्परिक संपर्क से बनती है, मतलब परस्पर एक दूसरे से बात करने से बनती है। कई बार जो बोलियां हैं वह विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती हैं। जैसे जो खड़ी बोली है उसका विकसित रूप आधुनिक हिंदी है। तो लेकिन देखो उसी ने तो देखो विकसित होकर हिंदी भाषा का रूप ले लिया। तो भारत में 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 19,000 प्लस भाषाएं थीं और इतनी सारी मतलब भाषाएं और बोलियां थी। इनमें से करीब 1369 बोलियां मानी जाती हैं और सिर्फ 121 बोलियों को भाषा का दर्जा, एक प्रकार से मतलब बोली का दर्जा प्राप्त है। और लेकिन देखो जो मानकीकृत भाषाएं हैं वो अभी 22 ही हैं, ये बात भी तुम्हें दिमाग में रखनी है कि अभी 22 भाषाएं हैं। अब बात कर लेते हैं व्याकरण की, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। व्याकरण क्या कहलाता है और ये भाषा विज्ञान का ही पार्ट है। तो व्याकरण क्या है? मनुष्य अपने विचारों को बोलकर लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है और यह प्रक्रिया हमेशा जारी है, लेकिन इस तरीके से भाषा का कोई स्थायी और शुद्ध रूप स्थिर नहीं हो पाता है कि मतलब वो लिख रहा है और बोल रहा है। तो भाषा के शुद्ध और स्थायी स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित नियम प्रणाली की जरूरत होती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण एक प्रकार से ये मान लो कि भाषा को शुद्ध और स्थायी स्वरूप प्रदान करता है। व्याकरण ही वह साधन है जो भाषा को एक संगठित और मानकीकृत रूप प्रदान करता है। अब व्याकरण की यदि परिभाषा की बात करें तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने, समझने के लिए जिन नियमों का पालन करना होता है उसे ही अपन व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये संधि समाज, ये उपसर्ग प्रत्यय, ये सब पढ़े हो तुमने, तो ये सब व्याकरण के ही पार्ट हैं। व्याकरण रहता है वह भाषा विज्ञान की एक शाखा है। व्याकरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण और विवेचन करता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने का काम करता है। तो यदि भाषा को व्यवस्थित करना है, उसको व्यवस्थित करने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा। व्याकरण के नियम भाषा को सुंदर, सार्थक, सुनियोजित, सुविकसित और समृद्ध बनाते हैं। जो व्याकरण के नियम होते हैं वो प्रायः लिखित भाषा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। व्याकरण की मदद से हम किसी भाषा में शब्दों की जो सही व्यवस्था है वह कर सकते हैं, वाक्यों को सही तरीके से गठित भी कर सकते हैं। संभवतः पाणिनि जो हैं उन्होंने ही दुनिया की पहली व्याकरण लिखी, जिसका नाम था अष्टाध्यायी ग्रंथ। व्याकरण के कुछ मूल तत्व भी होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय इत्यादि। व्याकरण हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हिंदी नहीं, कोई भी भाषा हो उसको जानना है तो उसके व्याकरण को आपको समझना होगा, तभी वो भाषा आपको शुद्ध रूप में पता चलेगी कि इस प्रकार से है। भाषा और व्याकरण का संबंध। कोई भी व्यक्ति
व्याकरण के बिना शुद्ध भाषा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भाषा और व्याकरण का अटूट संबंध होता है। जैसे तेरा मेरा साथ अटूट संबंध है ना, इसी प्रकार से भाषा का अटूट मतलब भाषा और व्याकरण का अटूट संबंध होता है। व्याकरण उच्चारण, शब्दों के प्रयोग, वाक्य संरचना और अर्थों के उपयोग के मानकों को स्थापित करता है और उन्हें परिभाषित करता है। अब देखिए व्याकरण के जो विभाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो व्याकरण के 4 अंग हैं, एक है वर्ण विचार, एक है शब्द विचार, एक है पद विचार और एक है वाक्य विचार। तो सबसे पहले आता है वर्ण विचार। इसमें वर्णों का आकार, भेद, उच्चारण और उनके मिलाने की विधि बनाई जाती है, मतलब बताई जाती है, बनाई नहीं जाती, बन तो पहले से ही गई है, उसको बताया जाता है। शब्द विचार में क्या होता है, इसमें शब्दों के भेद, रूप, शब्दों की व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। पद विचार में इसमें पद और उसके जो भेद रहते हैं उनका वर्णन किया जाता है। और वाक्य विचार में इसमें वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की जो विधि है तथा विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वाक्य विचार में। तो मेन मतलब सबसे पहले अपन वर्ण सीखेंगे, फिर शब्द सीखेंगे, फिर पद और उसके बाद वाक्य। इसके बाद आता है लिपि टॉपिक। तो लिपि क्या है, ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है, याद रखना। किसी भाषा को लिखने का तरीका या लिखने की प्रणाली को लिपि कहते हैं। लिपि उन प्रतीकों और चिन्हों का समूह है जिसका उपयोग ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लिपि और भाषा दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। भाषा वह साधन है जिसका उपयोग हम बोलने के लिए करते हैं, जबकि लिखावट को विभिन्न लिपियों में प्रस्तुत किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी भाषाएं एक ही लिपि में लिख दें, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। उदाहरण के लिए हिंदी और संस्कृत की लेखन जो प्रणाली है यानी कि लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू के लिए फारसी लिपि है। पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि है, मतलब गुरुमुखी जो लिपि है। इस प्रकार से लिपि अलग अलग जो भाषाएं रहती हैं उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। अगला है लिपि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। लिपि है, लिपि से भाषा का दृश्य रूप है वह सुलभ होता है, मतलब देखने वाला रूप। यहाँ पे जो लिखा है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये लिपि तो है। अगला, लिपि के बिना विचारों और ज्ञान का संप्रेषण मौखिक रूप से ही होता है, क्योंकि लिपि नहीं रहेगी तो तुम फिर बोलते रहोगे मेरी तरह, वो गला बैठ जाएगा। ठीक है, लिपि से भाषा की अस्मिता सुनिश्चित होती है और भाषा का जो भाषा है उसमें स्थायित्व आता है। लिपि के विकास का इतिहास लंबा है। लिपियों में गुणात्मक सुधार भी हुए हैं, तो ये बात भी याद रखना, लिपियों में हमेशा सुधार वगैरह भी होते रहते हैं। एक ही लिपि का प्रयोग करके एक से अधिक भाषाएं लिखी जा सकती हैं। कई जो भाषाएं हैं वह एक लिपि में लिखी जा सकती हैं, ये बात भी याद रखना। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना, इस तरह की वास्तविक अनुवाद ना हो, इसे लियंत्रण कहते हैं। तो ये परिभाषा लियंत्रण की याद रख लेना, एग्जाम में आती है। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखना और इस तरह की वास्तविक मतलब इस तरह लिखना कि जो वास्तविक अनुवाद है वह ना हुआ हो, तो इसे ही लियंत्रण कहते हैं। देवनागरी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो देवनागरी जो लिपि है मतलब वो ब्राह्मी लिपि थी इसके पहले, उसी से विकसित हुई है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की निम्न विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखी जाती है ना, पहले तुम राम लिखते हो फिर श्याम लिखते, मतलब इस प्रकार से बाएं से दाएं जाती है। उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, जैसा तुम बोलोगे यानी कि जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि होती है, यानी कि एक अक्षर जो हर अक्षर होता है वह एक ध्वनि से मेल खाता है, जैसे आ ई उ, मतलब हर ध्वनि का एक अलग अक्षर है। देवनागरी लिपि में जो देवनागरी लिपि है, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना, हाँ क्योंकि अभी फूफा ने समोसे नहीं खाए इसलिए ये हो रहा है। देवनागरी लिपि में लिपि चिन्हों के नाम और उनकी ध्वनियों के अनुरूप है, मतलब ये मान लो कि जो देवनागरी लिपि है उसमें लिपि चिन्हों के नाम है वह उनकी ध्वनियों के अनुरूप ही है, जैसे कि आ ई का खा, इनके नाम उनकी ध्वनियों के अनुरूप है। देवनागरी लिपि में सभी नासिक की जो नाक से बोलने वाली ध्वनियां होती हैं उनके लिए अलग अलग चिन्ह हैं। देवनागरी लिपि के अनुस्वार और चंद्र बिंदु की उपस्थित, मतलब देवनागरी लिपि है उसमें अनुस्वार जो रहता है और चंद्र बिंदु जो रहती है इन दोनों की उपस्थिति होती है। तो चंद्र बिंदु तो तुम लोग जानते हो,
अनुस्वार भी तुम लोग जानते हो। यहाँ पे देखना, देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से समान लिपि चिन्हों में आकृति में भी समानता है, जैसे कि आ ई क ख इत्यादि। देवनागरी लिपि है वह जैसी लिखी जाती है वैसी बोली ही जाती है। ये तो दोबारा आ गया। देवनागरी लिपि का उपयोग संस्कृत, हिंदी, मराठी सहित कई भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साहित्य की। तो साहित्य क्या है? ज्ञान की समृद्ध जो थाती है, उसी मतलब थाती ही जो कहलाती है वह साहित्य कहलाती है। साहित्य किसी भी राष्ट्र, समुदाय और समाज को जीवंत बनाए रखने के साथ साथ उसके अतीत को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मनुष्य की अनुभूतियों के विविध पहलुओं को साफ साफ प्रस्तुत करता है और पाठकों तथा श्रोताओं के दिलों में अनुपम और अवर्णनीय जो आनंद है उसकी अनुभूति पैदा करता है। अच्छा, यहाँ पे भाषा का तीसरा रूप जो रह गया है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जो भाषा, यदि अपन कोई भी मतलब जैसे ट्रैफिक लाइट पे जाते हैं तो उसमें देखना, यहाँ पे मज़ा आएगा तुम्हें। ट्रैफिक लाइट में जैसे 3 सिग्नल हैं, एक है लाल, अरे यार इसमें एक है लाल, ठीक है, ये लाल कहलाया, एक है हरा, ठीक है, और एक है पीला। तो सिग्नल के अनुसार आप मतलब आपको कोई बोलता नहीं है कि एक सिग्नल जल जाता है और आप उसके अनुसार रिएक्ट करते हो, ये भाषा का सांकेतिक रूप है। क्रिकेट वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, तो क्रिकेट में क्या होता है कि कोई भी मतलब जैसे चौका लग गया तो एम्पायर का अलग से डिसीजन रहता है, जैसे वाइड गेंद हो गई तो एम्पायर ऐसे हाथ कर देता है, तो ये है वाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भाषा का सांकेतिक रूप है, तो इसको भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। और एक चीज़ और आती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछी जाती है और इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, वो ये चूज मतलब ये चीज़ है, चूज नहीं है भाई, चूजा नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ है। आपको दिमाग में रखना है भाषा जो है, अरे यार लिख क्यों नहीं रहा, ये टिक हो जा भाई। जो भाषा है यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि के बाद जो भाषा मतलब बनता है वो बनता है वर्ण, वर्ण से बनता है शब्द। ठीक है, शब्द के बाद जो अगला क्रम है वो होता है वाक्य, और वाक्य के बाद वाक्य से के बाद मतलब भाषा आ गई। ठीक है, और कभी कभी शब्द के बाद पद आता है, तो पद के बाद वाक्य और वाक्य के बाद भाषा। ये वर्णों के संगठन के आधार पर भाषा होती है। और यदि कोई बोले कि विचार और विस्तार के आधार पर, तो सबसे पहले सबसे विचार और विस्तार के आधार पर भाषा में सबसे छोटा रूप है बोली। बोली से बड़ा होता है उपभाषा। ठीक है, ये बोली का थोड़ा बड़ा रूप है, और उपभाषा के बाद आ जाती है आपकी भाषा। तो ये आपका विस्तार के आधार पर, विचार और विस्तार के आधार पर, यहाँ पे ये वाला सा है षटकोण का, ये आपके विचार और विस्तार के आधार पर भाषा हो जाती है। अच्छा, भाषा की कोई विशेषताएं पूछे कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये भी आप लोग दिमाग में रख लेना। पहली तो देखो, भाषा के जो ध्वनि संकेत हैं उनका उच्चारण वर्णों एवं शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा का जो आरंभ है वह वाक्य से होता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले से ही आपको बता दी हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आईएमपी चीज़ है यार, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बताता हूँ, भाषा का विकास क्रम और बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी मतलब आता है कई बार एग्जाम में, भाषा का विकास क्रम। तो भाषा का विकास क्रम देखिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। पहले है संस्कृत, संस्कृत से सबसे पहले आती है पाली, पाली, पाली के बाद जो भाषा का जन्म होता है वो है प्राकृत। अरे यार लिख जा भाई, अब तो भाई मेरा ये चल नहीं रहा। प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश में भी शोर से नहीं अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट, ठीक है, और अवहट्ट के बाद आ जाती है हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का ये विकास क्रम है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। यहाँ पे इसको मैं निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे मेरी तस्वीर को नहीं देखना, बहुत से लोग कहेंगे कि तस्वीर में अच्छी नहीं लग रहे हो, जैसा हूँ ठीक है। ठीक है, बाकी भाषा क्या है, बोली क्या है, व्याकरण क्या है, लिपि क्या है, ये मैंने सब आपको समझा दिया है। तो मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक माइक कर देना। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।